Hello dear students, today we are going to discuss Van der Waal equation, and Van der Waal is the scientist who has introduced correction in the ideal gas equation that is required to make it suitable for the application on real gases. There are two very important assumptions, that is, in case of ideal gas, there is no intermolecular force of attraction between the molecules of the gas, and the second assumption is volume of the molecules of the gas is negligible in comparison to the volume of the container. Both two assumptions, and we have already discussed what are the consequences of these assumptions in case of real gases, and how these assumptions fails to explain the behavior of real gases. So there is intermolecular force of attraction between the molecules of the real gases. So first term is introduced is the by the Van der Waal equation is the प्रेशर करेक्शन वान डर वाल ने इंट्रोड्यूस किया. अब अगर हम लोग ये कंसीडर करें कि ये कोई कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, और इस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर सपोज कर ले कि कोई ये मॉलिक्यूल है और इसके इस साइड में ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल लगे हों, तो ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं. इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं. एज ए रिजल्ट तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे मॉलिक्यूल जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल है, इधर भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इधर भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये सब इस मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. इसका रिजल्ट ये होगा कि जितनी स्पीड से इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर कोलाइड करना चाहिए था उतनी स्पीड से नहीं कोलाइड करेगा, क्योंकि ये बाकी के मॉलिक्यूल उसको पीछे की तरफ खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे. तो अच्छा, ये जो कोलिजन है मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की वाल पे जो कोलिजन है, इसके चलते जो मोमेंटम इंपार्ट होता है वही प्रेशर बनाता है. और अगर इसी फोर्स को, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, अगर यही फोर्स किसी रीजन के चलते वीकर हो जाए, जो कि इस केस में है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस मॉलिक्यूल डज नॉट कोलाइड विथ स्पीड which should be in their absence. अगर ये सारे मॉलिक्यूल ना होते तो जितनी स्पीड से ये मॉलिक्यूल वाल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड कर रहा है उससे कम स्पीड से कोलाइड करेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, जिसको हम कहते हैं हेल्ड बैक. इस मॉलिक्यूल को पीछे की तरफ खींचेंगे. इसके चलते जो प्रेशर है, प्रेशर इज लेस. तो जो प्रेशर करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस होता है, प्रेशर करेक्शन टर्म जो है वो n स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर है, जहां पर ए वान डर वाल कांस्टेंट है और n नंबर ऑफ मोल्स, v वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि इसके एब्सेंस में जितने स्पीड से कोलाइड करना चाहिए, इनके प्रेजेंस में उतने स्पीड से कोलाइड नहीं कर रहा है.
और जब कोलिजन उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, लेस स्पीड से हो रहा है, तो मोमेंटम भी लेस इम्पार्ट हो रहा है। और जब मोमेंटम लेस इम्पार्ट होगा तो इसका मतलब जो प्रेशर हमको मिल रहा है वो कम मिल रहा है रियल गैस के केस में। इसका मतलब प्रेशर करेक्शन कुछ ना कुछ जुड़कर आएगा। तो जो प्रेशर है वो P जो है वो P प्लस एन स्क्वायर ए अपान बी स्क्वायर हो जाता है रियल गैस के केस में। और ये वाला जो टर्म है ये वान डर वाल करेक्शन है, जिसको प्रेशर करेक्शन हम लोग बोलते हैं। अब ये हमारा प्रेशर करेक्शन हो गया। जो दूसरा करेक्शन हमारा वो ये है, दूसरा करेक्शन हमारा वॉल्यूम करेक्शन। अब वॉल्यूम करेक्शन ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस is considered to be identical हार्ड स्फीयर्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर मानकर चलते हैं। तो आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर मान के चलते हैं तो मान लो एक मॉलिक्यूल ये है आर रेडियस का और एक मॉलिक्यूल आर रेडियस का ये दूसरा है। तो अगर आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर है तो ये जो इतना वॉल्यूम है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अगर हम देखें तो ये रेशियो, ये जो रेडियस है वो 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 832 पाई r क्यूब बाई 3। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स है, किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच का ये जो शेडेड पार्ट है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अगर हम मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर माने तो इतना वॉल्यूम हमेशा एक्सक्लूड रहेगा। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। अच्छा, वॉल्यूम करेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है? हम लोग ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स है या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो ये दो मॉलिक्यूल हो गए तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के बीच में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इतना हो गया। तो एक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 16 पाई r क्यूब बाई 3। 16 पाई r क्यूब बाई 3। अब यहां पर एक टर्म डिफाइन हो जाता है, ये हम लोग ध्यान से इस चीज को देखेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को। तो मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज कंसीडर्ड टू बी आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 16 पाई r क्यूब बाई 3।
तो जो वांडर वाल कांस्टेंट है बी इज डिफाइंड है तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ द गैस, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ द गैस दैट विल बी इक्वल टू, पर मॉलिक्यूल तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एवोगैड्रो नंबर इंटू 16 पाई आर क्यूब बाई 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यही जो हमारा नया वाला कांस्टेंट हो गया बी, 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा वांडर वाल कांस्टेंट है, जो कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल बताता है। तो फॉर एन मोल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एन मोल के लिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाएगा वो एन इंटू बी हो जाएगा। तो वॉल्यूम करेक्शन मतलब टोटल वॉल्यूम ये था बी माइनस एन बी हो जाएगा। तो वॉल्यूम करेक्शन हमारा बी माइनस एन बी हो जाएगा। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। वॉल्यूम करेक्शन हमारा बी माइनस एन बी हो जाएगा। तो अब हमारे सामने प्रेशर करेक्शन भी आ गया और वॉल्यूम करेक्शन भी आ गया। तो ओवरऑल जो हमारा वांडर वाल इक्वेशन हो गया फॉर रियल गैसेस, वो हो जाएगा P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। अब यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ए का क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ ए, तो ए बताता है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन greater is the value of A, greater is the ease of liquefaction। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना बड़ा होगा, इस बात को ध्यान से देखना, इस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, ए की वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी होगी और उतनी आसानी से उस गैस का लिक्विफिकेशन होगा। ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अच्छा, ए की वैल्यू बड़ी कैसी है, कैसे पहचानना है? सिंपल, अगर हम एक एग्जांपल ले लें,
एग्जाम्पल, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस according to increasing value of A is of liquefaction, helium, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान। तो इधर से इधर जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो वांडरवाल फोर्स बढ़ रहा है, वांडरवाल फोर्स इंक्रीज करेगा, वांडरवाल फोर्स इंक्रीज करेगा तो ए की वैल्यू बढ़ेगी और ए की वैल्यू बढ़ेगी तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा। ध्यान से देखना है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान है और इनके भी इनका कोई पोलर मॉलिक्यूल तो है नहीं और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इनर्ट गैस है, तो इनके बीच में केवल और केवल वांडरवाल फोर्स काम करता है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ती जाएगी, वांडरवाल फोर्स बढ़ता जाएगा और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर जब सारे मोनो एटॉमिक गैस थे और केवल एक ही फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, तो इधर से इधर जाने पर ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। तो जो आर्डर हो गया वो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का आर्डर तो ए की इंक्रीजिंग वैल्यू का आर्डर जो हो गया आर्डर ऑफ ए, तो हीलियम, देन नियान, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन और देन जीनान और ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का भी आर्डर हीलियम, देन नियान, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन जीनान। तो ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं कि मान लो ये कुछ पोलर मॉलिक्यूल दिए हैं, जैसे कहा गया कि CO2SO2 में एग्जाम्पल CO2 और SO2। अब CO2 है नॉन पोलर और यह है पोलर, तो A की वैल्यू जो CO2 के लिए होगी वो छोटी हो जाएगी A की वैल्यू SO2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा क्योंकि वो अट्रैक्शन होगा डाइपोल डाइपोल। तो ए की वैल्यू SO2 के लिए बड़ी होगी, तो जो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन होगा वो जो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन होगा वो SO2 का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू CO2। तो हमने दूसरा एग्जांपल देख लिया जिसमें एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल था। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है
उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन काम करेगा, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनके बीच में सिंपल वान डर वाल या डिस्पर्सन फोर्सेस काम करेंगे। तो यहां पर अगर हम कहें यहां पर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो यहां पर डिस्पर्सन फोर्सेस काम कर रहे हैं, और यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन काम कर रहा है। तो ये स्ट्रांगर इंटरैक्शन है इन कंपैरिजन टू डिस्पर्सन फोर्सेस। तो ये हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ ए देख लिया और बी की वैल्यू देख ली। हम लोग फर्दर वान डर वाल इक्वेशन पर आते हैं। अगेन वान डर वाल इक्वेशन जो है हमारा वो P प्लस एन स्क्वायर ए अपान बी स्क्वायर और बी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। तो इसको हम लिख सकते हैं P प्लस ए अपान बी अपान एन का स्क्वायर बी माइनस बी अपान एन माइनस बी, एन से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, इक्वल्स टू आर टी। तो एन मोल थे बी वॉल्यूम के कंटेनर में, तो बी अपान एन को हम लोग लिख सकते हैं मोलर वॉल्यूम। तो P प्लस ए अपान बी एम स्क्वायर बी एम माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ये इक्वेशन भी हमारा बन जाता है। एन मोल थे बी वाले, और ये बी एम आइडियल है। और यहां से जेड की एक नई डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि जेड इक्वल्स टू बी एम रियल अपान बी एम आइडियल। जेड की ये भी डेफिनेशन आ जाती है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ें, केस वन,
एट वेरी लो प्रेशर तो P बहुत कम है, तो Vm बिकम्स वेरी हाई, A अपॉन Vm स्क्वायर बिकम्स वेरी लेस, और Vm माइनस बी, क्योंकि Vm बहुत बड़ा हो गया है तो Vm माइनस बी को ऑलमोस्ट Vm लिख देते हैं। ध्यान से देखना, अगर P की वैल्यू बहुत कम है तो Vm बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो A अपॉन Vm स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा ये वैल्यू, और Vm बहुत बड़ा हो जाएगा तो Vm माइनस बी को Vm हम लोग ऑलरेडी लिख सकते हैं। तो पूरा इक्वेशन P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर Vm माइनस बी मॉडिफाई हो करके P Vm इक्वल्स टू RT हो जाएगा, और यहाँ से Z की वैल्यू P Vm अपॉन RT के बराबर आ जाएगी, और Z की वैल्यू 1 हो जाएगा, और Z की वैल्यू 1 हो जाएगा तो आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर हो जाएगा। बहुत लो प्रेशर पर ध्यान से देखना है, जब प्रेशर बहुत कम है, जो कि हम लोग याद करो जब हम लोग PV वर्सेस P या Z वाला हम लोगों ने ग्राफ देखा था, तो PV वर्सेस P वाला जो ग्राफ था उसमें बहुत कम प्रेशर पर सारे गैस के लिए ऑलमोस्ट Z की वैल्यू बना रही थी, और Z यहाँ पर हमारा PVm अपान RT हो जाएगा। तो P की वैल्यू बहुत कम हुई तो Vm की वैल्यू बढ़ गई, A अपान Vm स्क्वायर बहुत छोटा हो गया, और Vm माइनस बी अप्रॉक्सीमेटली Vm के बराबर हो गया। केस 2, एट मॉडरेट प्रेशर अब जब प्रेशर मॉडरेट है तो P प्लस A अपान Vm स्क्वायर Vm माइनस बी इक्वल्स टू RT जो इक्वेशन है। अब मॉडरेट प्रेशर पर A अपान Vm स्क्वायर नहीं नेग्लेक्ट होगा, लेकिन Vm माइनस बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू Vm के बराबर रहेगा। तो ये पूरा इक्वेशन P प्लस A अपान Vm स्क्वायर Vm माइनस बी की जगह पर Vm हो जाएगा इक्वल्स टू RT। क्योंकि मॉडरेट प्रेशर है तो Vm अभी भी सफिशिएंटली लार्ज है Vm के बराबर। तो अब यहाँ से जो हमारी कंडीशन आ जाएगी मॉडिफाई होकर के, वो हो जाएगा PVm प्लस A अपान Vm इक्वल्स टू RT, RT से डिवाइड कर देंगे तो PVm अपान RT प्लस A अपान Vm RT इक्वल्स टू 1, और ये वैल्यू हो गई Z, तो Z इक्वल्स टू 1 माइनस A अपान Vm RT, और जब Z की वैल्यू अब यहाँ से Z लेस देन 1 आ गया तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट easy to liquefy अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, आसान हो गया लिक्विफाई करना। और Vm रियल लेस देन Vm आइडियल हो जाएगा।
और यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि ए अपान वी एम आर टी तो पॉजिटिव, ए अपान वी एम आर टी अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो जेड एक में से घट कर आ रहा है। तो अब जब जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी, जो कि हम लोग ऑलरेडी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाले ग्राफ में डिस्कस कर चुके थे, जेड की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा, और वी एम रियल लेस देन वी एम आइडियल। तो ये दूसरा केस हो गया। केस थर्ड में एट वेरी हाई प्रेशर एट वेरी हाई प्रेशर, तो P की वैल्यू बहुत बड़ी है, P की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो Vm छोटा होगा, बट P इज स्टिल वेरी वेरी ग्रेटर देन A अपान Vm स्क्वायर, और Vm की वैल्यू छोटी हो गई तो Vm की वैल्यू Vm माइनस V ही रहेगी। इसका नतीजा ये हुआ कि ये इक्वेशन हमारा बन गया P Vm माइनस B, तो P प्लस A अपान Vm स्क्वायर जो वैल्यू थी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू P इक्वल टू RT हो जाएगा। तो P Vm माइनस P B इक्वल टू RT हो जाएगा। तो P Vm अपान RT माइनस PB अपान RT की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू हो गई Z, तो Z इक्वल्स टू 1 प्लस PB अपान RT हो जाएगा, और यहाँ पर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई। और ग्रेटर देन 1 का मतलब रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। दूसरी बात, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, और तीसरी बात Vm जो रियल वॉल्यूम है, Vm रियल दैट बिकम्स ग्रेटर देन Vm आइडियल। तो ये केस थर्ड है हमारा। जब बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा तो Vm की वैल्यू कम तो हो जाएगी, लेकिन P अभी भी इतना बड़ा है कि A अपान Vm स्क्वायर से बड़ा आएगा, तो P प्लस A अपान Vm स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली P के बराबर हो जाएगा, और Vm माइनस B Vm के बराबर हो जाएगी। तो Z की वैल्यू 1 प्लस PB अपान RT आ जाएगा, Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और इसका मतलब Z ग्रेटर देन 1 का मतलब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है, गैस इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस, और Vm रियल ग्रेटर देन Vm आइडियल। अब उसी में से हम लोगों ने हाइड्रोजन और हीलियम का केस देखा था। थोड़ी देर इस पर रुकेंगे। जो केस 4 है हमारा,
जो हमारा केस 4 है, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम ड्यू टू extremely small size, value of A is very less. बहुत कम वांडर वाल फोर्स काम करेगा क्योंकि साइज ही बहुत छोटी है, और दूसरी बात बहुत छोटी साइज है तो Vm माइनस बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू Vm माइनस बी को Vm माइनस बी ही लिख देंगे और P प्लस A अपान Vm स्क्वायर इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू P कर देंगे। तो P Vm माइनस बी इक्वल्स टू RT हो जाएगा। तो यहाँ से Z इक्वल्स टू 1 प्लस PB अपान RT आ जाएगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये चारों केस हमने डिस्कस कर लिए कि जब बहुत कम प्रेशर था, जब बहुत लो प्रेशर था, तो जब बहुत लो प्रेशर था तो हम लोगों ने जो कंप्रेसिबिलिटी वाला ग्राफ और पीवी वर्सेस पी ग्राफ देखा था रियल गैस के लिए, वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 के बराबर आ रही थी। बहुत लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे एक एडवांटेज ये होता है कि उनके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और बहुत लो प्रेशर है तो हम लोगों ने देखा कि जेड की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है सारे गैसेज के लिए। तो ऑलमोस्ट ऑल गैसेज बिहेव आइडियली एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये केस 1 था। केस 2 जो हमारा हो गया उसमें जब मॉडरेट प्रेशर है, तो मॉडरेट प्रेशर है तो P प्लस ए अपान Vm स्क्वायर Vm माइनस बी इक्वल्स टू RT, ए अपान Vm स्क्वायर और Vm माइनस बी ऑलमोस्ट Vm हो गया। तो हम लोगों ने देखा इसी तरीके से चारों केस हो गए। अब इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें इस इक्वेशन को कि P प्लस ए अपान Vm स्क्वायर और Vm माइनस बी इक्वल्स टू RT, ये हमारा जो इक्वेशन है इट इज ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल इन Vm, that means it has 3 solutions। अभी हमारा जो पॉलिनॉमियल अगर हम लोग ध्यान से देखें, केवल मैथ ही हम लोग देखें तो P प्लस ए अपान Vm स्क्वायर और Vm माइनस बी इक्वल्स टू RT, ये अपने आप में Vm एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसके 3 रूट हैं। तो वही जो 3 फेज होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट का इवन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें जब हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैसेस देखेंगे तो उसके आगे इसमें डिस्कस करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो ये हमारा वांडर वाल इक्वेशन और उसके चारों केस खत्म हो गए।